ऋषभ लास्ट में लाइट ही बंद करे वाली। और पर्दा ढक के आ जा, पर्दा और ढक दे। भाई क्लास देखो, शोर मत करना, वैसे टाइम थोड़ा निकल गया आज सुबह का। जितना अब तक एलसीआर में कराया भाई आता होगा ना। न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे हैं, बट जितने भी करे हैं वो तो समझ में आ गए होंगे ना। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखियो हिल तो नहीं है ये, आ रही है ना स्क्रीन। चलिए तो आप लोग लिखिए एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एवरेज पावर इन एसी सर्किट। अब तक बहुत बात होगी किसको लेके, बोलो, वोल्टेज को लेके और करंट को लेके। पावर को लेके तो बात ही नहीं करी है भाई। किस किस को लेके बात हुई है, बोलो, वोल्टेज को लेके और अब किसको लेके बात करेंगे, पावर को लेके। ठीक है, तो जरा लिख लो। देखो सुबह तुम्हारी क्लास रखते हैं, आधे बच्चे छुट्टी में चले जाते हैं। क्या करें तुम्हारी क्लास का। अरे मैं मोबाइल घर पे भूल गया तुम्हारा वीडियो वाला, दोबारा लेने जाना पड़ेगा। अरे तू तो अभी आया है हैं? मैं तो आ गया था लेकिन मोबाइल घर पे रह गया था। चलो क्लास कोई नहीं, इधर देखो। दिस इज एवरेज पावर इन एसी सर्किट। मुझे तुम ये बताओ पावर का फॉर्मूला वैसे क्या पढ़ा तुम लोग, वर्क डन पर यूनिट टाइम। थोड़ा ढंग से समझना, बढ़िया केस है, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। यहाँ से आप एक टॉपिक पढ़ेंगे पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर ये लगा लीजिए फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का। वहां से क्वेश्चन देते हैं, मतलब एक एलसीआर से, और एलसीआर से बियॉन्ड अगर इस चैप्टर में कुछ जाएंगे तो वो जाएंगे पावर फैक्टर पे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कराने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताओ, पावर आपने कभी भी क्या पढ़ा है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट इट इज पावर। कोई भी कितना काम कर रहा है कितने समय में, उससे पावर का अंदाजा लगता है ना। जैसे कि कोई मान लीजिए कि अगर बोले कि 10 सेकंड के अंदर वो 50 जूल का काम करता है, तो उसकी पावर कितनी है बताओ जरा, कितनी पावर है? तो एक सेकंड में कितने का काम कर रहा है, बोलो, 5 जूल का। तो 5 जूल का यही बोलो उसकी क्या है, बोलो पावर है, यही बोलो उसकी पावर है। तो पावर बेसिकली आप लोग क्या बोलोगे, 5 जूल पर सेकंड, या इसी जूल पर सेकंड को तुम लोग क्या बोल देते हो, वॉट बोल देते हो। क्या बोलते थे बोलो? तो ये बात तुम लोगों ने अभी से नहीं, बहुत पहले से पढ़ी हुई है। पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना भाई, द रेट एट विच द वर्क इज डूइंग। कितनी रेट से वर्क हो रहा है, बेसिकली यही बोलो क्या होती है, उसकी पावर होती है। क्लियर, ये वाली बात में कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करा आप लोगों ने, तो याद करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के जरिए आप लोग वर्क डन को बोलते थे आई स्क्वायर आर टी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। इसी का अनदर फॉर्म क्या था, अगर मैं वोल्टेज की टर्म्स में लिखूं तो वी आई। अगर मैं एक आई आर को, एक आई आर को वी लिख दूं और वो एक आई बच जाए तो वी आई टी बनेगा, वी आई टी बनेगा। नहीं ये बन गया, अब मैं बताओ, बन चुका है। सो आपका या तो वर्क डन होता है आई स्क्वायर आर टी, या बोलो क्या होता है, बोलो वी आई टी इन द टर्म्स ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर टी इन द टर्म्स ऑफ द वोल्टेज इन द करंट, वी आई टी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सो आप लोगों को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई कितनी वर्क डन करने वाला है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं थोड़ा 10th क्लास का याद दिला रहा हूं आप लोगों को, ताकि हम लोग इससे डील करते हुए दिक्कत में ना आए। तो किसी भी सर्किट के अंदर कितनी वर्क डन हुई है इसका अंदाजा लगता है, या तो ये पता कर लो कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस था, और कितने समय के लिए हुआ। क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ज्यादा वर्क डन हुआ है, ज्यादा रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली बात है ज्यादा वर्क डन हुआ है। अरे नहीं यार, बात समझिए। और ज्यादा समय के लिए करंट चल रहा है तो भी वर्क डन ज्यादा होगा। या इसी को समझ लो कि वोल्टेज अगर ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा हो रहा होगा, करंट ज्यादा है तो भी वर्क डन ज्यादा, टाइम ज्यादा देर के लिए फ्लो कर रहा है तो वर्क डन ज्यादा होगा। सो वर्क डन का जो सीधा फॉर्मूला आप लोगों को समझना होता है वो क्या होता है, बोलो वी आई टी। क्या बोलेंगे बोलो, समझना बच्चों। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। कोई पंखा बहुत ही चल रहा है यार। हाँ भाई, नहीं आया ना समझ में?
नहीं आया समझ में? सही है सही है, वो सही चल रहा है, उसको मैंने कम ज़्यादा कराई नहीं, हो जाएगा अभी। अच्छा बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही भाई, निखिल नहीं आ रही? अच्छा, अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपका सर्किट ही एसी है तो उसकी वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहा है जरा बताओ? उसकी वोल्टेज कैसे वेरी कर रही है बताओ जरा? उसकी वोल्टेज तो ऐसे वेरी कर रही है कि नहीं, बताओ जरा? तो आप लोग कोई एक फिक्स वोल्टेज ले ही नहीं सकते, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? बिकॉज यहां तो कोई भी एक फिक्स वोल्टेज भी नहीं है और फिक्स करंट भी नहीं है, यहाँ तो वोल्टेज और करंट बार बार चेंज हो रहा है। हाँ टाइम बोल सकते हैं कि टाइम तो भैया जीरो से लेकर टी टाइम के अंदर आप देख लो कि कितना वोल्टेज और कितना करंट था, उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल लो, और वर्क डन को टाइम से डिवाइड करके बोलो क्या निकाल लो, पावर निकाल लो। देखिए आपको थोड़ा समझने में हल्का सा टाइम लगेगा इस चीज को, लेकिन आ जाएगा, बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुझे तुम सब बच्चे ये बताओ, हमारी जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो ईएमएफ होता है वो वैरी करता है कुछ इस तरीके से, और एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वोल्टेज की। तो मैं वर्क डन ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता जैसे मैं 10th क्लास में करता था। मेरा करंट भी फिक्स नहीं होता, तो मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर मुझे ये कैलकुलेट कर, मेरे को अगर ये कैलकुलेट करके एक बात पता लग जाए आदर्श, मेरे को अगर ये पता लग जाए कि इस पूरी एक साइकिल के दौरान, इस पूरे टी साइकिल के दौरान, टी टाइम के दौरान इसने कुछ काम करा, बोलो, तो अगर मैं उस काम को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगी? पावर। समझे नहीं ना? इस पूरी एक साइकिल के दौरान कोई एसी कितना कितना काम करता है वो पता लग जाए, तो उस काम को उस टी से डिवाइड करके बोलो क्या निकल जाएगी? पावर ड्यूरिंग द वन साइकिल। बोलो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सब बच्चे बताओ। नहीं आएगी? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे अभी बोलो बच्चों, फटाफट से, क्या समझ लगाना इस चीज में। जल्दी जल्दी बैठो भाई। सो गाइज लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द पावर ऑफ एनी सर्किट? सर पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कितना वर्क डन हुआ और कितने समय में हुआ। मैंने बताया भी कि अगर 10 सेकंड में 50 जूल का काम हो रहा है तो 1 सेकंड में 5 जूल का हो रहा है, यही इसकी पावर है बेसिकली। तो पावर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है, कितना कोई काम करता है और कितने समय में करता है उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। यही है बादल। और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का आई स्क्वायर आर टी से, या फिर बोलो किससे? बोलो वी आई टी से, है ना? दोनों चीज सेम है बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है एसी में? एसी में सर प्रॉब्लम ये है कि ना तो फिक्स वोल्टेज होती है, वैरी करती है, ना ही फिक्स करंट होता है, वैरी करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब किसी भी पर्टिकुलर में ये नहीं बोल सकता कि इतने 30 समय के लिए इतनी फलाना वोल्टेज रही और फलाना करंट रहा। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सर वो रहता ही नहीं है कांस्टेंट, बार बार वेरी करता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान समझने की कोशिश करना, हम यहां पर पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। स्मॉल वर्क डन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन टाइम डेल्टा टी। सब बच्चे देखना भाई, इसका ड्राइव है डीटी समय में, किसी थोड़े से डीटी समय में, अरे किसी थोड़े से डीटी समय में आप मुझे बताइए कुछ तो वैल्यू रही होगी, बोलो ये ई की, बोलो रही होगी नहीं रही होगी? कैसे निकलती है वैल्यू? ई इज इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन आपको क्या मदद करता है, कोई बताएगा मुझे? ये एक्सप्रेशन हमें मदद करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ई की वैल्यू कितनी है, बोलो है कि नहीं? तो मैं ये कहूंगा कि इस पर्टिकुलर डेटी समय पर कुछ ना कुछ ई रहा होगा। ध्यान सुनिएगा बच्चों, तो जो स्मॉल वर्क डन इस थोड़े से समय में होगा, वाई वी टेक ए स्मॉल वर्क डन, क्योंकि सर मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, किसका? बोलो एसी का। और उस थोड़े से समय में ऑब्वियसली बात है थोड़ा ही काम कर पाएगा एसी। तो थोड़ा कितना काम कर पाया? तो मैंने कहा उस वक्त की जो ईएमएफ थी वो, उस वक्त का कुछ करंट भी होगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको रेजिस्टिव सर्किट ट्रीट कर ले, सोचो तुमने रेजिस्टिव सर्किट ट्रीट कर लिया इसको, तो आप मुझे बताओ ना, करंट भी तो ऐसे ही जा रहा होगा। अरे अगर रेजिस्टिव है तो, अगर रेजिस्टिव नहीं तो कहीं और से जा रहा होगा, कहीं ऊपर से भी आ रहा होगा, ऐसे करके हो सकता है अलग अलग। तो मुझे बताओ इस समय पर अगर कुछ ईएमएफ है तो इसी वक्त पर बोलो कुछ ना कुछ, इसी वक्त पर बोलो कुछ ना कुछ करंट भी है कि नहीं? अरे समझ नहीं आ रहा यार, इसी वक्त पर कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू भी है कि नहीं? और इसी थोड़े से समय में कुछ वोल्टेज है, कुछ करंट है, और वो थोड़ा सा समय dt है। तो मुझे बताओ जरा जो काम हुआ वो कितना हुआ? ई आई डी टी। किसको समझ में नहीं आया सर? हम क्यों पूरे सीधा टी समय के लिए काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर जब डीसी करंट हम चला रहे थे ना 10th क्लास के अंदर, तब सर पूरे सर्किट के अंदर अगर एक बार वोल्टेज हमने लगा दी 220 वोल्ट की, तो वो 220 वोल्ट ही रहता था। करंट अगर 10 एम्पीयर का 10 ही रहता था, तो मैं सीधा बोलता था 220 वोल्ट
इनटू में 10 और कितने समय के लिए 10 सेकंड के लिए चला दिया हमने, सीधा वैल्यू करी, हो गया बात। लेकिन क्या मैं एसी सर्किट के दौरान ऐसा बोल सकता हूं कि भैया इतनी वोल्टेज फिक्स है, इतना करंट फिक्स है? नहीं बोल सकते सर। यहाँ तो बार बार वोल्टेज चेंज हो रही है, बार बार करंट भी बोलो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया बहुत थोड़े से समय के अंदर, किसी थोड़े से dt समय के अंदर, उस वक्त पर मान लेते हैं कुछ ईएमएफ था E, उस समय करंट की वैल्यू बोलो क्या थी I, और वो टाइम था dt। तो मुझे बताइए कितना स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, EIDT। इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे ही मैं अगर हर थोड़े थोड़े dt समय के अंदर ये EIDT कैलकुलेट कर लूं, यानी वर्क डन कैलकुलेट कर लूं, तो बोलो टोटल वर्क डन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ नहीं आ रहा सर, मैंने क्या बोला दोबारा समझिए। अगर मैं हर थोड़े थोड़े समय में ये EIDT, व्हाट इज दिस EIDT? दिस EIDT इज द स्मॉल वर्क डन। ये है कि अच्छा, वर्क डन पे क्यों जोर दे रहा हूं मैं? जब मैं इस पूरे टी साइकिल के दौरान टोटल वर्क डन निकाल लूंगा, इंपॉर्टेंट है, पूरी टी साइकिल के दौरान टोटल वर्क डन निकाल लूंगा, तो वर्क डन को टी से डिवाइड करके बोलो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? समझ नहीं आ रहा है तो वर्क डन पे इसे जोर दे रहा हूं। तो मुझे बताओ सब बच्चे, स्मॉल वर्क डन सबको समझ में आ गया? चलो बोलो टोटल वर्क डन कितना है? टोटल वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ एसी, वन साइकिल ऑफ एसी। चलो सब बच्चे बताओ कैसे करूंगा? ये हो जाएगा W बराबर में, सर EIDT का इंटीग्रेशन कर देंगे, बार बार ये EIDT जोड़ेंगे, कहां से लेके कहां तक, 0 समय से लेकर T समय तक ऐसा जोड़ेंगे। क्या सबको समझ में आ गया? वाई वी आर एडिंग द EIDTs? सर EIDTs कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े समय में कितनी वर्क डन हो रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि नेट वर्क डन पता लग जाए। सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई जल्दी से। सबको आगे समझ में? ये भी झूठ बोल दो तुम सब। फिर सुनो, E बराबर में, हाँ तो फॉर्मेलिटी कर दो, E बराबर बोलो कितना, E0 साइन ओमेगा टी। और मान के चलते हैं बच्चों, अगर मैं यहां पर करंट की इक्वेशन ले लूं I0 साइन ओमेगा टी, तो आप कहोगे सर ये तो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट का हुआ। मैंने अगर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ले ले तो आप बोलोगे सर ये तो कैपेसिटिव का हुआ, माइनस पाई बाय 2 लूंगा बोलोगे इंडक्टिव का हुआ, तो आप बोलोगे सर ये तो मतलब आप स्पेसिफिक ले रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैंने ना ईएमएफ इक्वेशन क्या माना हुआ बच्चों, E0 साइन ओमेगा टी, और मान लेते हैं कि करंट इक्वेशन जो मैंने माना हुआ है वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? जो आपकी इच्छा करे आप वो ले सकते हैं भाई। मतलब कि मैंने मान लिया कि इन दोनों में कुछ फाई का अंतर है, कुछ फाई का। अब बोलेंगे सर फाई प्लस में ही है क्या? अरे फाई की वैल्यू माइनस भी हो सकती है ना बच्चों, मतलब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है या फाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 है, तो अपने आप ही वो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मैंने ना कुछ फेस का अंतर माना है दोनों के बीच में। कोई दिक्कत है? वो कितना भी हो सकता है, मैंने फाई की वैल्यू नहीं रखी, जिसका मतलब ये रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है, आरसी भी हो सकता है, एलआर भी हो सकता है, एलसीआर भी हो सकता है। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि हर एक सर्किट का फाई बोलो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर नहीं हो रहा भाई? तो मैं यहां पर करंट की क्वेश्चन बोलो क्या बोलूंगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव बोल सकते हैं आप लोग। एनसीईआरटी में देखना प्लस फाइव से कराए माइनस फाइव से, वही वाले से करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर कभी आप एनसीईआरटी से पढ़ें तो सेम आए। किससे कराए होगा नहीं दिखाओ। अगर देखो करने को बच्चों आप अपनी चॉइस से किससे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि आप उससे करें जिससे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यस प्लस फाइव से दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो प्लस फाइव से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ भाई क्लास प्लीज। बच्चों ये क्या रखा मैंने बोलो, ईएमएफ इक्वेशन मैंने क्या रख दी सब बच्चे बोलो, E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि किसी भी टाइम पे ईएमएफ इक्वेशन इस वैल्यू दी जाती है। और करंट बोलो किससे लिखा मैंने बोलो, I0 साइन ओमेगा टी प्लस, और मुझे बताओ क्या आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो भाई जल्दी से, बोलो बोलो। अबे यहां हो रही क्लास, कहां दिख रहे? हो गया? अब बताओ जरा डब्ल्यू कितना आएगा? क्या क्या चीजें कांस्टेंट है जो बाहर ले सकती तू बता सचिन। E0 और I0, तो E0 I0 बाहर आ गया। ईशा इनको क्यों नहीं बाहर ले सकता, साइन ओमेगा टी को और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को? टाइम पे डिपेंडेंट चीज है ना, टाइम के साथ बदलेगा, बट E0 I0 क्या रहता है, फिक्स। तो ये कांस्टेंट रहेगा। और बोलो क्या आ जाएगा, 0 से टी साइन ओमेगा टी, और आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस में क्या बोलो 5। देखिए ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बढ़िया है, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा हमेशा, जो थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट आएगा। सुबह सुबह ऐसे मत टेंशन में आना कि सुबह सुबह क्या साइन फाइव शुरू कर दिया सर ने, डेरिवेशन शुरू कर दी। टॉपिक अच्छा सा लेते, देखो टॉपिक ऐसा ही है भाई, ठीक है, और ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट में यहाँ पर पंगा आता है।
अब सुनो भाई, कौन बच्चा मैथमेटिक्स वाला बताएगा कि इसको कैसे डेरिवेट करोगे? दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे करोगे? अब मारूंगा दोनों आईलेट हैं। बहुत अच्छे आशीष। इसको बायो वाला है, क्या बात है, ताली बजाओ लड़के के लिए भाई, ताली बजाओ। तो भैया ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। आपको ना एक आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है, 7.3 में क्वेश्चन नहीं करे जब दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे थे, तीन तीन साइन मल्टीप्लाई वाले आप लोगों ने करे होंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है, बस पढ़ते नहीं हो। अब जरा याद सुनो, ए क्लास प्लीज यार, हैं? चलो बताओ, टू साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है बच्चों कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। कुछ ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पता नहीं कितना आपको याद होगा, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ, ये ए माइनस बी पहले आता है और ये बाद में आता है, सही है, ऐसा ही होता है, यही तो होता है रणनीति। अब सुनो भाई सब बच्चे क्लास बोर्ड पे, अब आप लोग मुझे बताओ, टू साइन ए साइन बी होता है और ये है साइन ए और फिर कुछ साइन बी, तो आपको क्या करना है, टू से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, चाहे अगले स्टेप पे कर लो, अगर लगेगी इस पे क्यों कर दिया सर ये, तो अगले पे बोलो कितना आएगा, ई नॉट आई नॉट, ए क्लास प्लीज, टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा तुम्हें पता है? इससे ये टू साइन ए साइन बी को ना मैं अब तोड़ के लिख पाऊंगा सम कॉस एंड माइनस में सम कॉस, और बाद में कॉस के इंटीग्रेशन मुझे पता है कैसे होते हैं भाई। अब वही बात आती है कि जहां पर ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, फिजिक्स डिमांड नहीं करता आप लोगों से कि आपको इसका डेरिवेटिव पूरा इंटीग्रेशन यहां पर करके दिखाना है, फिजिक्स डिमांड नहीं करता भाई, आपकी इच्छा है कि आपको करना कैसे। तो मैंने आपको बताया टू साइन ए साइन बी, उसको ऐसे करोगे अलग और उसके बाद लिमिट पुट करोगे टी और जीरो, तो हो जाएगा। जिसको लगे मेरे से नहीं होगा क्लास के बाद रुकना, उस दिन भी बताया था मैंने, जो बच्चे रुके थे, और आज भी रुक जाना, मैं आपको बता दूंगा कैसे इसका आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, सीधा डायरेक्ट स्टेप याद करना है, इसके बाद क्या होता है। तो इस पूरी चीज का जो इंटीग्रेशन है, हाँ भाई, इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन क्या आता है, किसी को पता है? हाँ भाई, कितना आता है? ये हो गया cos पाई, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन cos पाई आएगा। क्लास प्लीज, इस पूरे का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन cos पाई आएगा। और ये आएगा कैसे cos पाई, उसकी चिंता आप लोगों को अभी नहीं करनी है, आप लोग बस से क्लास के बाद रुक के पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, या अगर अभी लगेगा क्लास के बीच में हमारे पास समय है तो मैं ये करके दिखा दूंगा, ज्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट की चीज है, ठीक है। लेकिन मेन बात हमें डेरिवेटिव वाले पे ध्यान रखनी है। सो इंटीग्रेशन डेरिवेशन वाली चीज पे ध्यान देना है। सब बच्चे तो cos पाई आ गया, अब ये डेरिवेशन तो होगी, लेकिन अभी ना कुछ आंसर अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूं। अच्छा एक चीज रहेगी ना, टी भी तो रह गया, तो ये cos पाई इंटू टी आएगा, क्या आएगा, टी cos पाई आएगा, क्या आएगा बोलो, टी cos पाई। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब जरा मुझे सब बच्चे बताओ क्लास, ये क्या आया है, कौन बच्चा बताएगा ये क्या आया बोलो। दिस इज द वर्क डन ओवर अ वन साइकिल ऑफ द एसी, ओवर अ वन साइकिल ऑफ द, सो हाउ मच पावर इज जनरेटेड ओवर अ वन साइकिल, बोलो कितनी पावर जनरेट हुई है। तो पावर होती है जितना वर्क डन हुआ एक साइकिल में, डिवाइड बाय बोलो क्या, एक साइकिल का टाइम। अरे देखो ना, एक साइकिल में काम हुआ इतना, जब काम को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगी, पावर। तो हम बोलेंगे द पावर, पावर या एवरेज पावर इन एसी सर्किट इज, बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, पावर कितनी आएगी बोलो, टोटल वर्क डन अपन में टाइम। अरे यार समझ नहीं आ रहा, अब बताना टोटल वर्क डन कितना हुआ सब बच्चे बताओ, टोटल वर्क डन कितना हुआ, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय में 2 टी कॉस पाई, बोलो पावर कितनी आ गई, कोई प्रॉब्लम है? और देखना मैं इसी को क्या लिख सकता हूं सब बच्चे, इसी को मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाय में √2, इसी को मैं लिख सकता हूं आई नॉट बाय में √2। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, जानबूझकर इफेक्टिव वैल्यू लाने के लिए। क्या तुम्हें इस चैप्टर की बिल्कुल, हाँ क्या तुम्हें इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत की वैल्यूज याद है? शुरुआत में हमने पढ़ा था कि ई नॉट बाय में √2 क्या होता है, एक तरीके से ई इफेक्टिव, ई इफेक्टिव, ये बोलो क्या होता है, आई इफेक्टिव, और बोलो क्या बोलो, कॉस फाई। एंड व्हाट इज दिस फाई, कौन बच्चा मुझे बताएगा फाई क्या होता है? दिस फाई इज द, ऊपर देख लो उसको,
फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए कुछ बच्चों को लगा होगा कि ड्राइव थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं बताऊं बच्चों मुश्किल कुछ नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को ये वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे कि आप लोगों को जीरो से टी कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि मुश्किल है। अदरवाइज ये स्टेप्स तो हाँ मुश्किल है। अगर कोई स्टेप को याद कर सकता है कि इसका इंटीग्रेशन टी कॉस फाई है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और इतना भी मैं बता रहा हूँ, ये जो दो से ऊपर दो से नीचे मल्टीप्लाई वाला मैंने बताया ना, ये तो बस थोड़ा सा आगे ड्राइव को बढ़ाने के लिए आप चाहो तो सीधा इस स्टेप के बाद सीधा इंटीग्रेशन लिख सकते हो टी बाई टू कॉस पाई। क्या लिख सकते हो बोलो? टी बाई टू कॉस पाई। इसका इंटीग्रेशन होता है टी बाई टू कॉस पाई। एनसीईआरटी भी नहीं करती, चिंता मत, कोई नहीं करता ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर है। फिजिक्स तो कहती है भैया हमें ये बेसिकली आंसर पता है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैथ्स की नजरिए आप देखना चाहोगे आया कैसे है, तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैथ्स वाले बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चंस करे हुए हैं, आप लोगों ने बस साइन 2x साइन 4x करके करा हुआ है, बस ये बदल गया ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 5 में, क्या फर्क पड़ता है? नहीं आ रहा समझ में? आपके एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन तीन तीन साइन वाले भी हैं, साइन 2x साइन 4x साइन 6x, भूल गए क्या? पहले दो में लगता है, फिर दोबारा लगता है, तो ऐसा करा हुआ है आप लोगों ने, कोई अलग चीज नहीं है। सो गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर मैं इसका सेंस बताऊंगा क्या चीज है ये, मैंने आपको क्या पढ़ा है, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। खुशी नहीं आया समझने? दोबारा देखते हैं आज हम क्या निकालना चाह रहे थे भाई। आते के साथ हमने क्लास में आज क्या टॉपिक खत्म करा अभी, मीनिंग नहीं बताया अभी ज्यादा, मैंने इस पर काम नहीं करा, लेकिन डेरिवेशन खत्म करी। क्या? किसी भी एसी सर्किट के दौरान कितनी पावर बनती है एक साइकिल के दौरान, वो निकाल रहे हैं। मतलब पावर, एवरेज पावर निकाल रहे हैं। क्या निकाले बोलो? एवरेज पावर। तो मैंने कहा पावर बेसिकली क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग, कितनी तेजी से काम हो रहा है, वही होती है पावर। तो मैंने देखा कि अगर मैं एक साइकिल में कितना काम हो रहा है ये पता लगा लूं, तो उस काम को टाइम से डिवाइड करके बोलो क्या पता लग जाएगी? पावर। और एक साइकिल में कितना काम हो रहा है ये निकालने के लिए मैंने कहा भैया काम का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वी आई टी। क्या होता है बोलो? कितनी वोल्टेज और कितना करंट और कितने समय के लिए चला। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वोल्टेज फिक्स नहीं है, करंट फिक्स। डीसी सर्किट में बोल सकते 220 वोल्ट की वोल्टेज है, 10 एम्पीयर का करंट है, इतने समय के लिए चला, वैल्यू तीनों मल्टीप्लाई करी, आ गया वर्क डन। बट यहाँ पर तो कोई फिक्स वोल्टेज नहीं होती, फिक्स करंट नहीं होता, बोलो है कि नहीं? तो यहाँ पर हर थोड़े थोड़े समय में ईएमएफ और करंट की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो मैंने कहा किसी भी डेल्टा टी समय के अंदर, किसी भी डी टी समय के अंदर कितना स्मॉल वर्क डन होगा, समझ दो कितना स्मॉल वर्क डन होगा। उस dt समय में कितनी ईएमएफ थी, उस dt समय में कितना करंट था, तो ई आई डी टी। अरे नहीं आया समझ में सर? नहीं आया सर। तो स्मॉल वर्क डन कितना हुआ उस dt समय में बोलो? वोल्टेज इंटू करंट इंटू में क्या? टाइम। टोटल वर्क डन कितना होगा सर? टोटल वर्क डन होगा, यही मैं ई आई डी टी को जोड़ता चलूंगा जीरो से लेके बोलो कहां तक? टी तक। इधर देख ले सचिन, ई आई डी टी को जोड़ता चलूंगा जीरो से लेके बोलो कहां तक? टी तक। ई बोलो कितना? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट बोलो कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैंने जानबूझकर करंट को ऐसा लिया कि मैं मान के चल रहा हूं कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में नहीं है, कुछ ना कुछ इनके बीच में डिफरेंस है। हाँ, अगर फेज जीरो हुआ तो यहाँ पर 5 को बाद में जीरो रख देना। बताओ रेजिस्टिव सर्किट होगा सब बच्चे, अगर रेजिस्टिव सर्किट होगा 5 को कितना रख दोगे? जीरो। क्यों भाई? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी डिफरेंस, अगर मान लो इंडक्टिव हो तो 5 को कितना रखोगे? पाई बाई टू। अरे नहीं आ रहा समझ में? कैपेसिटिव हो माइनस पाई बाई टू। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो आप लोगों को पता है ना? कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उल्टा बोल दिया वैसे, ठीक है, लेकिन कर दोगे वाली चीज ना। तो मुझे सब बच्चे बताओ, यहाँ पर आ गया ई नॉट आई नॉट कॉमन, साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है टी कॉस 5 बाई टू। टी कॉस 5 बाई, ये क्या आया कोई बताएगा? ये क्या आया है, कौन बताएगा? दिस इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ओवर वन साइकिल ऑफ एसी। और क्या बच्चों मुश्किल चीज लग रही है कि वन साइकिल में कितना काम करा उसको निकालना? अरे आसान सी चीज है। और उस वर्क डन को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। 20 से डिवाइड कर, टी से टी कट गया, ई नॉट आई नॉट टू कॉस 5, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस 5, ई इफेक्टिव आई इफेक्टिव कॉस 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द एवरेज पावर जनरेटेड इन अ एसी सर्किट। कितनी पावर एसी सर्किट बनाता है बोलो जरा? वोल्टेज कितनी इफेक्टिव है, करंट कितना इफेक्टिव है, कॉस 5। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं। आप लोगों ने पावर का क्या फॉर्मूला पढ़ा 10th क्लास में? जल्दी बताओ। वी आई। आपने पढ़ा वी आई, जो वोल्टेज और करंट की टर्म्स में पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला पता क्या पढ़ा था? वी आई। पता है क्यों? आपकी जितने भी सर्किट थे सारे रेजिस्टिव सर्किट से। क्या इंडक्टर और कैपेसिटर था 10th क्लास के अंदर? तो अगर रेजिस्टिव सर्किट थे तो 5 की वैल्यू बोलो कितनी थी? जीरो। और 5 को एक बार जीरो रखो तो कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो मुझे तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई इंटू आई। नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्का? तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था अधूरा, क्योंकि आप लोग सिर्फ पढ़ते हो वोल्टेज इंटू करंट, बट एक्चुअली में वो होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस 5। मतलब आप लोग अगर याद करो, छोटी क्लास के बच्चों को वर्क डन याद कराया जाता है ऐसे करके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट जैसे तुम 11th क्लास में आए तुम्हें कहा गया कि वर्क डन को याद करना है बच्चों एफ एस कॉस थीटा। मतलब कि आपको याद रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो भी डिसाइड करता है कि वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा। याद करो। अच्छा बताना जरा, थोड़ा चेक कर लें। ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ खींच रहे हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है,
5 मीटर की, ठीक है, यहां पर एक फोर्स लगा 20 न्यूटन का, और यहां पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है आप लोगों का, आपको पता है इसका कुछ भी मास m है तो mg लगेगा, पता है ना। अरे मान लो इसका मास 2 किलो है, या मान लो 5 किलो है, तो 5 किलो है तो कितना आ जाएगा बोलो, 50 न्यूटन। जरा बताओगे वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना है? 100। एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, बट ग्रेविटी काम, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स यहां लग रहा था बट डिस्प्लेसमेंट सारी वहां हो रही है। वर्क डन किसने करा? इस फोर्स ने करा, इस फोर्स ने, तो इसकी वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 100 जूल, बट वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। मींस फोर्स भी है, यहां पर फोर्स भी है ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट उसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा। सेम ऐसा ही हो सकता है हमारे एसी सर्किट्स के अंदर कि वोल्टेज भी है, करंट भी है, बट कोई काम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हो सकता है कि जो उनके बीच का फेस हो वो ऐसा हो कि जो काम नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, अब एवरेज पावर का सब बच्चे फॉर्मूला याद करो, सब बच्चे बोलो, क्या याद करोगे? बोलो ई इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, और बोलो क्या? कॉस पाई। बार बार एक बात कह रहा हूं, व्हाट इज योर ई इफेक्टिव? ई इफेक्टिव क्या होता है भाई? हाँ भाई, लक्ष्य बता भाई, ई इफेक्टिव क्या होता है? अरे होता क्या है? तो बता भाई अर्जित। तो तूने भी गलती बोला है। क्या होता है भाई इफेक्टिव? इफेक्टिव में कितनी ईएमएफ एक्चुअली में हम बोलेंगे, मतलब आपकी एसी सर्किट की वोल्टेज वेरिएबल है, बट किसी एक वोल्टेज के इफेक्टिवली वो काम करके हमें दे रहा है, तो वही बोलो क्या होती है? इफेक्टिव होती है। ध्यान दे लो, लड़ो मत। तो मेरी बात सुनो, एवरेज पावर क्या होता है? इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, कॉस फाई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फाई। अरे ध्यान सुनो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलो क्या है? फाई। अब आप मुझे बताओ, अगर रेजिस्टिव सर्किट है, अब जरूरी चीज शुरू होने वाली है भाई। अगर बताओ, अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो मुझे तुम बताओ फाई की वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला कितना आएगा? ई इंटू में बोलो क्या? आई। ई इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं आ रहा समझ में? यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आज तक? मुझे सब बच्चे बताओ भाई। अगर बताओ यही सर्किट इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, फॉर इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों का करा देता हूं एक साथ ही। तो फॉर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो, फाई की वैल्यू कितनी रहेगी? पाई बाय 2। तो मुझे तुम बताओ जरा, पावर कितनी आएगी? बोलो ई इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, कॉस पाई बाय 2। बोलो आंसर कितना आएगा? 0। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वहां पर फोर्स तो है ग्रेविटी का और डिस्प्लेसमेंट भी है, बट वर्क डन। और ऐसे ही होता है बच्चों इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, कि वोल्टेज तो है, करंट भी है, बट वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है? स्टोन हाँ है। भैया आप मुझे बताओ ना मैं क्या बोल रहा हूं। कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज भी है, करंट भी है, बट वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है वर्क डन? जल्दी बोलो, क्यों नहीं है वर्क डन? क्योंकि सर उनके बीच में कितने का फेस का अंतर होता है? पाई बाय 2 का। बादल नहीं आ रहा समझ में मुझे, पक्का बताओ। अगर पाई बाय 2 का, ये भी पाई बाय 2 एंगल ही है एक तरीके से, तो वर्क डन वाला हिसाब किताब चल रहा है कि नहीं चल रहा? दूसरी बात बड़ी जरूरी बोलूंगा बच्चों, आरसी सर्किट और एलसी सर्किट, और सॉरी आरसी सर्किट, एलआर सर्किट और एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट और बोलो क्या? एलसीआर सर्किट, इन सब में आपको पता है कि फाइव कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बोलो है कि नहीं? 5/2 नहीं होगा, पता है कि नहीं? पता? अरे नहीं आ रही बात समझ में? कुछ ना कुछ फेस का अंतर होता है, लेकिन आप याद करिए फेस कैसे थी, या तो ई नेट यहां थी या आई यहां थी, ऐसे करके आया था फाइव, या नीचे की तरफ आया था फाइव। समझ नहीं आ रहा? तो ऐसे में आप लोग बोलो कितनी पावर जनरेट करोगे सर्किट से? ई इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, कॉस फाई, आपको ई फाई निकालना पड़ेगा, काम बन जाएगा। अरे समझ नहीं आया? अच्छा कभी मान लो कि फाई जो है 0 है तो आपको समझ में आ गया, पाई बाय 2 तो समझ में आ गया। कभी ये फाई हमारा ऐसा भी हो सकता है कि पाई बाय 30 हो, सॉरी पाई बाय 6 हो, पाई बाय 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी 30 डिग्री हो गया, या पाई बाय 3 हो सकता है। क्लास यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि मेरी बात समझो, कुछ बच्चों को पाई वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं बच्चों, 2 पाई रेडियंस का मतलब बोलो कितना होता है? 360 डिग्री। मुझे बताओ पाई रेडियन का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री, है ना? और पाई बाय 3 देख लो, पाई बाय 3 देख लो सब बच्चे, पाई बाय 3 बोलो कितना? 60 है। पाई बाय 6 बोल लो 30 है। पाई बाय 4 बोल लो, पहले 4 कर लेते हैं, पाई बाय 4 आ गया 45, पाई बाय 6 आ गया 30 डिग्री। अरे तो यही होता है, बस इतने का फेस का अंतर है।
अब फेज का अंतर जरूरी नहीं है बच्चों की हर बार पाई बाय 2 हो या 0 हो। बोलो क्या क्या हो सकता है? 0 होगा रेजिस्टिव में, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में कितना होगा? पाई बाय 2। और इन सर्किट्स में कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका जो फाई है ना इन सर्किट्स में, लेट इट बी, इट विल बी पाई बाय 3। इट विल बी पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अरे नहीं आ रहा है यार समझ में। पाई बाय 3 से लैग करिए तो बोलो कितना आएगा? बोलो ई आई कॉस पाई बाय 3। तो बोलो कितनी पावर जनरेट होगी? कितनी पावर जनरेट होगी? इतनी। तो मुझे एक बात समझ में आ गई भाई, पावर पावर पूरी ई इंटू आई भी हो सकती है। ध्यान सुनो निखिल, पावर ई इंटू आई भी हो सकती है, यानी वी इंटू आई। इधर तनीषा, पावर वी इंटू आई भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वी इंटू आई डिवाइड बाई टू भी हो सकती है, वी इंटू आई डिवाइड बाई रूट टू भी हो सकती है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पावर है ना वो जीरो से लेकर किसी भी ई आई वैल्यू के बीच में हो सकती है। मैक्सिमम ई आई रहेगी और जीरो से लेकर ई आई के बीच में कहीं भी रह सकती है। वो बात बस मैं वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, पावर को डिसाइड करने वाला सबसे मेन फैक्टर कौन सा है? क्या वोल्टेज और करंट या फाई से? और ये जो कॉस फाई वाला टर्म है ना, यही डिसाइड करता है कि पावर जीरो बनने वाली है या पावर वी आई बनने वाली है या पावर वी आई बाई टू बनने वाली है। सो इट इज एक्चुअली द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज व्हिच डिसाइड द एक्चुअल पावर इन द सर्किट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप जरा मुझे बताने की कोशिश करें कि जो ये हमारा पावर का फॉर्मूला है ना बच्चों, P बराबर में E इफेक्टिव I इफेक्टिव कॉस फाई, इसमें बच्चों इस फैक्टर को पता है क्या बुलाया गया? पावर फैक्टर। क्या बुलाया गया बोलो? क्यों भाई? बिकॉज ये पावर को डिसाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वोल्टेज और करंट के होते हुए भी सर्किट में हो सकता है पावर जनरेट ना हो रही हो अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किन सर्किट्स के अंदर इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे को बोलेगा इनमें से कौन सा सर्किट है जिसमें पावर जनरेट नहीं होगी? बताओ। आर सर्किट, एल आर सर्किट, आरसी सर्किट और सी सर्किट। सी सर्किट। आरसी सर्किट में सुन लो ऑप्शंस, डी ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज जीरो ड्यूरिंग एसी सर्किट। तो सब बच्चे बताओ किसके अंदर ऐसा होगा? देखिए आप लोग एक बात समझ के रखिए बच्चों, आरसी सर्किट के अंदर 5 पाई बाय 2 नहीं होगा, कुछ कम ही होगा उससे। एलआर में भी ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। इसमें जीरो का होगा, इसमें कितने होगा? पाई बाय 2 का। और पाई बाय 2 का होने पर पावर कितनी आ जाएगी बोलो? जीरो आ जाएगी। तो जब जब फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का होता है तो पावर बोलो कितनी होती है? जीरो होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? पक्का समझ में आया? थोड़ा सोच लो, तसल्ली से दिमाग लगा लो कि क्या पढ़ा है मैंने। क्यों तुम्हें 10th क्लास में टीचर्स ने फॉर्मूला ये वाला याद कराया है, वोल्टेज इनटू करंट? क्योंकि सर उस समय पर इन दोनों के बीच का जो फेज का अंतर था, क्योंकि हमने 10th क्लास तक रेजिस्टर पढ़ा था और रेजिस्टर्स के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज अंतर कितना होता है? जीरो ही होता है। तो ये कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो पावर कितना आएगा बोलो? वी आई आएगा। क्या आएगा बोलो? वी आई। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर जनरेट नहीं होती, बट आरसी, एलआर और एलसीआर, इन सब में आपको पता है फेस का अंतर जो होता है पाई बाय 2 ना होकर पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम रहता है। और थोड़ा सा कम मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6। और इन सब सूरत हाल में कुछ ना कुछ पावर तो जनरेट होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रहा सर हमें बिल्कुल? तो सोच लो भाई, देख लो एक बार आज जो कराया, एक बार जल्दी से इसको। मुश्किल लग रहा है क्या? आएगा ये टॉपिक एग्जाम में? मुश्किल लग रहा है भाई? मुश्किल भी नहीं लगता, होता भी नहीं हमसे। हमें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना? नहीं समझ सकते हैं सचिन? दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। भाई एक बार देख लो इसको तुम लोग, दिल दिमाग सब खराब है तुम लोगों का। देखो, नींद में चल रहे हो क्या? हैं? अब भाई टॉपिक तो ऐसे ही है, उसमें मन करना ना करना क्या करें। अब मैं पावर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं? पावर में यही है। हैं? क्या चीज? ट्रांसफॉर्मर कराऊंगा? अच्छा कुछ टीचर्स हैं।
माँ काल के आशीर्वाद से वाला वो नाच नाच के पढ़ाता है। भाई ऐसी नोटंकी नहीं हो सकती भाई। हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे। डिसेंसी में कुछ फालतू गाना गुना कुछ नहीं करते। क्लास चलिए ना, बताइए भाई क्या लगता है, क्या लगता है हो पाएगा? थोड़ा एक्टिव हो जाओ और संडे की क्लास वगैरह रात को टाइम से सोया करो। 2-2 3-3 बजे तक तुम लोग अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रहोगे। हाँ वट एवर कुछ भी है, गेम खेल रहे हो जो भी है, अगर इतना, अरे रात को टाइम से सो के सुबह क्लास दे लो अपना, उसके बाद जाके कर लो, सो जाओ, कर लो जो मर्जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ बहुत जरूरी बात और करनी है आप लोगों के साथ, ध्यान समझिएगा। रेजोनेंस से बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले मुझे बताइए मैंने पावर फैक्टर किससे बोला? पावर फैक्टर, जरा मुझे बताइए पावर का फैक्टर कौन है बोलो? हम बोलते हैं पावर फैक्टर कॉस पाई को। और मुझे जरा बताओगे, सब बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? अरे यार मैं क्या करूंगा तुम लोगों का। रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? गीतांजलि पता क्या होगा पावर फैक्टर? अरे कॉस पाई है, क्या होगा रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर? तनीषा क्या होगा पावर फैक्टर रेजिस्टिव का? 0 लग रहा है सर हमें तो। 0 फेज डिफरेंस है। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस पाई यानी कॉस 0। कॉस 0 कितना? 1। नहीं आई बात समझ? अरे जब पावर फैक्टर 1 था तभी तो उसका फॉर्मूला P इक्वल्स टू में into I आया, क्योंकि 5 को 0 रखने पे cos 0 कितना आएगा? 1 आएगा। अटेंटिव हो जाइए क्लास के अंदर थोड़ा सा, ऐसे टाइम पास मत करिए कि चलो हो रहा है टॉपिक में नोट कर लेंगे बाद में पेपर में आएगा पावर वाला टॉपिक कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझो ये चीजें। अभी बहुत तसल्ली से हो रहा है, जब रिवीजन होती है बहुत तसल्ली से कुछ भी नहीं होता है। करवाऊंगा सारा, लेकिन यहाँ पर बहुत हाई स्पीड में होगा ये सब, ठीक है? ध्यान रखना, बता दूंगा सारा कुछ, डेरिवेशन वगैरह सब लिखवा दूंगा, लेकिन इतना स्लो नहीं बताऊंगा जितना अब बताने लग रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अभी जो स्पीड अगर 1x की है ना, तो बाद में 1.5 तो होनी तय है बिल्कुल। और अगर अभी तुम्हें 1.5 लगती है तो फिर 2 की हो जाएगी, ध्यान रखना। इतना धीमे कराता हूँ मैं तो। टीचर्स तो इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, हम लोग फिर भी आधा आधा घंटा लगाते हैं टॉपिक पे। 10 मिनट में होता है ये टॉपिक। चलो बताओ, अब पावर फैक्टर होता है कॉस पाई, और अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इनमें से क्या होगा? पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शंस बोलो जल्दी जल्दी, ऐसे आती हैं ऑप्शंस। 0, 1/2, 1, 1/√2, जल्दी बोल दो यार। तो आप बोलोगे सर पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस पाई, और फाई बोलो रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना होता है? 0। कॉस 0 के लिए कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं? सेम क्वेश्चन जब बने और बोले कि रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट का फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अरे समझ रहे हैं ना बच्चों? दिस इज cos π/2 एंड cos π/2 इज नथिंग बट इज 0। गाइस बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो मुझे एक बात समझ में आ गई सर, पावर अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा E इंटू आई इंटू कॉस पाई, ठीक है? और अगर पावर फैक्टर को पूछेगा तो वो कॉस पाई। ध्यान रखना दोनों चीजें फर्क है भाई। पावर पूछेगा तो E इंटू आई इंटू कॉस पाई, मतलब पाई पर डिपेंड करेगी पावर, लेकिन जो फैक्टर है पावर फैक्टर वो बोलोगे कॉस पाई। समझ नहीं आ रहा सर? पक्की बात बोलो भाई जल्दी से। अरे क्या हो गया, सबको क्लियर है? चलो तो मान के चलते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, बहुत जरूरी। शुरू में आ जाओ, शुरू में आ जाओ।
यहाँ कहीं पर मैंने तुम्हें अच्छा ये करवाया है, फिर मैंने रिवीजन कहीं पे करवाई थी तुम्हें, यहाँ करवाई थी ना। ओके, और मैंने इस पे इस वाली भी एलआर कराया है आपको, आरसी भी करवाया ना। चलो ठीक है, यहीं पर ही सब कुछ है। आओ बच्चों, आओ बच्चों, कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर, कुछ ऐड करेंगे इस डेरिवेशन के अंदर। ये चीज बढ़िया है, बस हम जो पैनल की मदद से पीछे आगे कर सकते हैं। सुनो, अब क्या देखो, पहले मैंने ये चीज आपको नहीं बताई बिकॉज आपको पावर वेक्टर बताया नहीं था, बट अब मैं आपको पावर वेक्टर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूंगा। सब बच्चे मुझे बताओ, आपको आर सर्किट का पावर वेक्टर पता है? बोलो कितना होता है? 1। सोच समझ के बोला करो, जल्दी मत बोला करो। सेकंड बोलो 0 0 ना, दोनों का पावर वेक्टर, इंडक्टिव का भी और कैपेसिटिव का भी। अब आते हैं एलआर, आरसी और एलसीआर पे। अब आप मुझे बताओ इसका पावर वेक्टर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर किसी का भी जो पावर वेक्टर होता है वो क्या होता है? कॉस पाई। और सर ये तो कॉस पाई तो निकलेगा इस फॉर्मूले से, मतलब 10 पाई से पहले निकाल लो। मान लो 10 पाई से तुम्हारा कुछ पाई आ जाए, खुशी यहाँ पर ध्यान दो, छुट्टी हो जाएगी थोड़ी देर में। 10 पाई से क्या आएगा? बोलो 10 पाई जो होता है वो क्या होता है? एक्सएल बाई में आर होता है। याद ही नहीं आ रहा 10 पाई कैसा था सर? वीएल बाई में वी आर था, वीएल जो था वो आई एक्सएल बाई में आई आर था, तो एक्सएल बाई आर था। तो या तो फाई यहाँ से निकाल लो, वहां पर पुट कर दो तो आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो फाई कुछ ना कुछ अलग आने वाला है, मतलब यहाँ फाई कुछ भी आ सकता है, आपको पता होगा। नहीं आ रही ना मेरी बात समझ? तो मेरी बात सुनो, या तो वो कर लो या सीधा ही कॉस पाई निकाल लो। क्या निकाल लो? बोलो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पावर फैक्टर क्या होता है बताओ जरा? कॉस पाई। और इन सर्किट्स का जो कॉस पाई होगा वो क्या होगा भाई? 10 पाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस पाई क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताना जरा कॉस पाई कितना होगा? मैं यही रख रहा हूँ, कॉस पाई जो होगा वो कितना होगा? तो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, पावर फैक्टर बराबर कॉस पाई। क्लास प्लीज, पावर फैक्टर बराबर कितना होता है बोलो? और कॉस पाई किसके बराबर होगा? बेस अपॉन में। तो बेस है वी आर, हाइपोटेन्यूज बोलो कितना है? बोलो ई नेट। समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी, पता नहीं क्या करा रहे हो। वी आर बोलो क्या होता है? आई इंटू आर। ई नेट बोलो क्या होता है? आई इंटू में जेड। क्यों भाई जेड? अरे किसी भी सर्किट की नेट वोल्टेज क्या होगी? उसका नेट करंट इंटू में उसका नेट इंपिडेंस। याद नहीं आ रहा? मैं बहुत बार ई नेट को आई जेड लिखवाता था। देखिए रटने वाली चीजें नहीं है कि आप सोचो मैं रट लूंगा। कितना रटोगे भाई? वोल्टेज रेजिस्टर के पास कितनी होगी बोलो? उसका करंट इंटू में उसका रेजिस्टेंस, यानी आई इंटू आर। और सर्किट में नेट वोल्टेज कितनी होगी? सर्किट का नेट करंट इंटू में सर्किट का नेट अपोजिशन, यानी जेड जो होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे सब बच्चे बताओ जो कॉस पाई का फॉर्मूला है वो क्या बन गया? आर बाई में जेड। आर बाई में, और इस सर्किट का अगर मैं जेड भी लिखना चाहूं तो बताओगे चलो जेड कितना होता है? तो इस सर्किट की इंपेडेंस होती है आर स्क्वायर प्लस में बोलो क्या? एक्सएल स्क्वायर। बहुत ज्यादा काम की चीज है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम की चीज। इस्तेमाल करवाऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा या कुछ आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सोच के देखिए कि आप लोगों को उसने क्या बोला क्वेश्चन में, कि मैं इस सर्किट का आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रहा हूं, यानी एक्सेल दे रहा हूं और आर दे रहा हूं। कहेगा बताओ उसका पावर फैक्टर क्या है? तो तुम्हें एक्सेल पता होगा, आर पता होगा, सीधा पावर फैक्टर आ जाएगा बाय फॉर्मूला यूजिंग आर बाय में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या? एक्सेल स्क्वायर। समझ नहीं आया? कहां से आया सर? सर तेरे 10 पाई निकाला था, वैसे कॉस पाई निकाल लिया। मर्जी ये भी है कि आप कहोगे सर जब मेरे को एक्सेल और आर पता होगा, हाँ भाई, जब मेरे को एक्सेल और आर पता होगा विकास, तो मैं इन एक्सेल और आर को डिवाइड करके 10 पाई निकाल लूंगा, 10 पाई से पाई निकाल लूंगा, पाई को यहां पर पुट कर दूंगा कॉस पाई में। आ गया सर पावर फैक्टर, निकाल लो भाई, उसमें कौन सी मना है। लेकिन मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जानना चाहता हूं तो cos पाई का फॉर्मूला क्या होगा? आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या? एक्स स्क्वायर। तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट की पावर वेक्टर डायरेक्ट आ जाएंगे भाई, क्योंकि उनमें फिक्स आपको पता है फेज डिफरेंस होता है। रेजिस्टिव में कितना होता है बोलो? 0 का फेज डिफरेंस। इंडक्टिव कैपेसिटिव में कितने का? पाई बाय 2 का। बट सर एलआर सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, एलसीआर सर्किट हो, उनमें जो डिफरेंस होता है वो फिक्स नहीं है, मतलब पता नहीं कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो या तो 10 पाई से कैलकुलेट कर लो एक्सएल बाय आर, यानी पाई कैलकुलेट कर लो। जैसे मान लो कि एक्सएल और आर बराबर है तो 1 आ जाएगा 10 पाई। 1 आने का मतलब बोलो पाई कितना आ गया? पाई बाय 4। पाई कितना आ गया? अरे 10 पाई बराबर 1 आ गया तो मतलब कितने में? 45 डिग्री पे होता है ना, यानी पाई बाय 4। अरे पक्का? तो मुझे बताओ जरा, पाई बाय 4 है तो बोलो cos पाई कितना हो जाएगा? cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 कितना आ गया? 1 बाय रूट 2। तो पावर वेक्टर 1 बाय रूट 2 हो गया। नहीं आया समझ में? अगर मान लो एक्सेल बाय में आर का रेशियो, एक्सेल बाय में आर का रेशियो रूट 3 आ गया, कितना आ गया बोलो? रूट 3। 10 पाई रूट 3 है तो फाई कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री cos 60 कितना आएगा बोलो? 1 बाय 2। तो पावर वेक्टर 1 बाय 2 हो गया। समझ नहीं आ रहा सर? लेकिन तुम डायरेक्ट निकालना है तो ये वाले फॉर्मूला यूज कर लो। चलो सब बच्चे बताओ, एक बार आरसी पे आ जाओ, सब बच्चे आरसी सर्किट पे, सभी बच्चों की नजरें हो बिल्कुल आरसी सर्किट पे। तो आरसी सर्किट का आप लोग मुझे पावर वेक्टर बताओ। आरसी सर्किट का मुझे पावर वेक्टर बताओ। इसका पावर वेक्टर क्या होता है बोलो? cos पाई।
और किसी का भी cos फाई होता है उसका बेस अपॉन में, देखो cos फाई रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो क्या, वी आर बाय में ई नेट। वी आर बोलो क्या होता है आई आर, ये बोलो क्या आ जाएगा आई जेड। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो सेम है, बिल्कुल सर फॉर्मूला सेम है, आर बाय जेड, लेकिन सर इसका जेड ही अलग होता है। इसका जेड क्या होता है बोलो, अबे यार समझ में नहीं आ रहा। जितने फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं एलसीआर चैप्टर से, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचता ध्यान रखना, जितने फॉर्मूले सिखाए इन्हीं में से ही आएगा सब कुछ जो आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा बताओ फटाफट से एलसीआर में बताओ क्या होगा, ए क्लास ए इधर, एलसीआर में बताओ क्या होगा। यहां पर अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, देखिए मैंने ऐड कर दिया है टॉपिक, ठीक है, इनके बीच में ही, कहीं आप बाद में ढूंढोगे ये पहले कैसा आ गया। पावर फैक्टर बोलो क्या होता है कॉस फाई, जरा बताओ इस सर्किट का कॉस फाई कौन बताएगा, कौन बताएगा बोलो, वी आर बाय में ई नेट। जरा बताओ वी आर कितना होगा, आई आर, और ये बोलो क्या होगा। तो एक बात तो पक्का समझ में आने लग गई है सर, आर बाय जेड ही याद करना है, बस क्या याद करना है बोलो, किसी भी सर्किट का पावर वेक्टर होता है आर बाय जेड। क्या होता है, अरे नहीं आ रहा सर समझ में। और अगर आर बाय जेड है बच्चों प्लीज बोर्ड पे, अगर आर बाय जेड है तो मैं बोल सकता हूं इस सर्किट का जेड कितना होता है, इस सर्किट का जेड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में दिस इज योर कॉस फाई। कुछ पल्ले पड़ा नहीं आया समझ में, सो दिस इज योर कॉस फाई। सो यार ऐसा ना करें कि हम लोग एक बात फिक्स याद कर ले कि किसी भी सर्किट का जो पावर वेक्टर होता है वो क्या होता है कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होता है आर बाय जेड, और सबका जेड अलग होता है, सबका जेड बोलो क्या होता है अलग। अब जैसे कि देखो कितना मजेदार हो जाएगा ये, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया होगा तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए पावर फैक्टर पे डील करना। देखिए जरा, आप लोग जानते हो कि कॉस फाई क्या होता है बोलो, आर बाय जेड। अब आपके तरीके हैं भाई, जैसे कि रेजिस्टिव सर्किट है, कौन सर्किट है बोलो, तो रेजिस्टिव सर्किट का अपोजिशन पता क्या होगा आर, तो आर होगा तो आर से आर कटेगा 1 आएगा, cos फाई 1 आएगा, cos फाई 1 का बात है 0 डिग्री पे, कितनी बात है, या बोलेंगे पावर वेक्टर हमारा सीधा पावर वेक्टर निकालना, मैं 0 निकाल रहा हूं। सो अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो जेड बोलो कितना आएगा, समझिए रेजिस्टिव है तो जेड बोलो कितना आएगा आर, आर से आर कटेगा 1 हो जाएगा, cos फाई कितना आ गया 1, यानी पावर वेक्टर कितना आ गया 1, पावर वेक्टर कितना आ गया 1। अरे नहीं आ रहा समझ में, चलो बोलो इंडक्टिव हुआ या कैपेसिटिव हुआ, दोनों सूरत हाल में भले ही वो बनेगा आर बाय में, एक में बनेगा एक्सएल, एक में बनेगा आर बाय में एक्ससी, क्योंकि पोजीशन उसमें एक्सएल और एक्ससी होता है, लेकिन दोनों सर्किट्स में आर कितना होगा 0। अरे भैया इंडक्टिव में और कैपेसिटिव सर्किट में आर कितना होता है, प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव में आर कितना होगा 0, तो cos फाई 0 आ जाएगा, मतलब पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0। वही तो पढ़ा है मैंने उन तीनों का, नहीं आया समझ में। चलो बोलो एलआर सर्किट हुआ तो क्या होगा आर बाय जेड, आर बाय जेड का मतलब बोलो एलआर का बोलो क्या बोलोगे आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या एक्सएल स्क्वायर, और अगर बोलोगे एक्स उसका आरसी सर्किट का तो आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर, और बोलोगे एलसीआर का तो आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, अगर एक्सी बढ़ा हुआ एक्सएल से तो आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सी माइनस में एक्सएल का स्क्वायर। पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ, कनिष्का नहीं आई बात समझ में, मुश्किल लगी ये चीज, सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जल्दी बताओ, हाँ भाई ठीक है। तो ये आपका पावर फैक्टर हुआ, पावर फैक्टर के बाद टॉपिक नहीं बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूं आप लोगों को, टॉपिक नहीं कराऊंगा नया इसमें क्लास में। और सुबह सभी बच्चे नहा धो के आया करो, तुम लोग नींद में लगता आधे बच्चे। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने 31st क्वेश्चन, ये मैं ही कराऊंगा पहले तो, क्या बोल रहे हैं चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31। सो गाइस क्वेश्चन ये है, हम आपको एक एलसीआर सर्किट दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा भाई, एलसीआर सर्किट बच्चों बोर्ड पे, एलसीआर में एक एल लगा होगा कितने का बोलो 100 मिली हेनरी, एक कैपेसिटर है बोलो कितने का 2 माइक्रोफैरेड, एक रेजिस्टर है बोलो कितने का 400 ओम। We applied a AC supply with the voltage of V is equals to V naught sin 1000 t में बताओगे सर 1000 क्या है, और आप कहोगे सर हमने तो ईएमएफ इक्वेशन में कभी प्लस फाई लगाया नहीं,
कोई नहीं, आप एक बात तो वही समझिए, अगर मैं चाहे ईएमएफ में लगा दूं चाहे मैं करंट में लगा दूं, फाई का मतलब है फाई का फेज डिफरेंस है। फाई का किसके बीच में बोलो, करंट और वोल्टेज के बीच में, तो फाई कहीं भी लग सकता है, इन्होंने इधर लगा के दिया, घबराना नहीं उससे। दिस फाई जस्ट इंडिकेट्स, दिस फाई जस्ट इंडिकेट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। सो गाइस क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द एलसी सर्किट, व्हिच वन लीड्स इन द फेज करंट और द वोल्टेज। कह रहा है कि बताओ जरा कौन लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ। तो मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करना, तनीषा इधर, एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, 10 फाई का फॉर्मूले से निकलता है। और अगर एलसीआर सर्किट में 10 फाई का फॉर्मूला लगाऊं तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि सर कौन सा वाला कंडीशन है, एक्सएल एक्सिस से बड़ा या एक्सएल एक्सिस से छोटा। समझ नहीं आया सर, भाई यही तो ये बात होती है, एक्सएल एक्सिस से बड़ा होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, आपको पता तब सीन अलग होता है, और एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा तब सीन अलग होता है, बोलो है कि नहीं। और अगर एक्सएल एक्सी बराबर है तो सर सीधा पता है कि फाई कितना होगा, जीरो होगा सर, क्योंकि अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है, सर्किट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। एग्री और नॉट। तो सर एलसीआर सर्किट है, जस्ट चेक द फर्स्ट कंडीशन की एक्सएल एक्सी से बड़ा है, एक्सएल एक्सी से छोटा है, या एक्सएल एक्सी बराबर है। नहीं आ रहा समझ में सर, हमें तो नहीं आया भाई समझ में। तो मुझे सब बच्चे बताओ एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यूएल। तो 2 पाई न्यूएल को मैं ओमेगा एल भी तो बोलता हूं, मैं ओमेगा एल जानबूझ के लगा रहा हूं बिकॉज़ मुझे ओमेगा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ बोलो, तो मुझे सब बच्चे बताओ ओमेगा बोलो कितना 1000, एल बोलो कितना 100 मिली हेनरी। मिली क्या होता है भाई, मिली होता है 10 की पावर -3। ऐसे ही में तो ये आ गया, जरा बताना कितना आ गया एक्सेल, एक्सेल बताओ कितना आ गया सर, ये 5 जीरो वो 2 तो 100 आ गया, 100 ओम का। बताओ इंडक्टर कितना अपोजिशन पैदा कर रहा है, 100 का। कैपेसिटर कितना करेगा, कैपेसिटर होता है 1 बाय ओमेगा सी। वेयर इज ओमेगा, ओमेगा इज 1000। किसी बच्चे को लग रहा ओमेगा नहीं समझ में आ रहा, अरे यार ई नॉट साइन ओमेगा टी तो होता है, तो ठीक है ओमेगा ही होता है। बोलो कितना आएगा बच्चों कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 इंटू में 10 की पावर -6। इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझ नहीं आया अभी भी। बोलो कितना आएगा, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा 2000, 3030 कटेगा 1000 बाय में 2 यानी 500। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ एक्सी का वैल्यू कितना आ गया, कौन ज्यादा है, तो एक्सी ज्यादा है, लिख देंगे भैया एक्सी ज्यादा है सर। अगर एक्सी एक्सेल से ज्यादा है, जिस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है फेज डिफरेंस का, एक्सी माइनस एक्सएल बाय में आर, इन एनी केस के अगर आप भूल जाए पेपर के अंदर, तो मैंने तुम लोगों को पैटर्न सिखा रखा है कि भैया क्या होता है, आई यहां पर होता है, याद कर लो 1 मिनट के लिए बस, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये बोलो क्या होता है वी आर, वीएल कहां पर होगा बोलो ऊपर, वीसी बोलो कहां होगा नीचे, क्योंकि एक्सी बड़ा है एक्सेल से तो वीसी बड़ा होगा। अरे यार एक्सी बड़ा है बोलो किससे, एक्सेल से, तो आई एक्सी बड़ा होगा बोलो किससे, तो बीसी बड़ा होगा किससे, तो बीसी वीएल से बड़ा होगा, तो नेट सेल कहां बचेगा बोलो नीचे, नीचे बचेगा। तो बोलो जरा जो नेट ई नेट आएगा वो यहां पर आएगा। तो एक बात तो पक्की होगी कि वोल्टेज लैग करने वाली, वोल्टेज, अरे नहीं आ रहा समझ में, कितने से लैग करेगी, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 10 फाई। 10 फाई कितना आएगा बोलो, ये देखो ये कितना था बोलो, ये था VC माइनस VL, तो ये VC माइनस VL अपॉन VR। समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी, ये सिखाया है बच्चों आप लोगों को। 10 फाई कितना आएगा, VC माइनस VL अपॉन में VR, जो बन जाता है XC माइनस XL अपॉन में क्या बोलो R। तो अगर क्लास, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो नीड नहीं है इसकी, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो नीड नहीं है, और भाई नहीं आता फॉर्मूला तो आप बना भी सकते हैं एग्जाम में, यही तो सिखाया आप लोगों को। तो सब बच्चे बताओ एक्सी बोलो कितना 500, एक्सएल बोलो कितना 100, आर बोलो कितना 400, 400 बाई 400 1, 10 पाई 1 आ गया बच्चों, पाई बाई 4 आ गया। कोई इसी वक्त पावर फैक्टर भी पूछ लो इस क्वेश्चन में तो cos पाई बाई 4 यानी 1/√2। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एलसीआर सर्किट मिले बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, यहां से क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता ही नहीं है, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को निपटा दोगे एग्जाम में, बता रहा हूं। अगर तुम ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो, पढ़ के नहीं जा रहे हो भाई तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता वैसे भी। सही है, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है, ओके। अब मान लो इस तरह का क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो एक बार, अरे भाई समझ में आ रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा भाई आज की क्लास, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, एक 300 ओम का रेजिस्टर और एक कैपेसिटर है, तो आर बोलो कितना है बच्चों 300 ओम, कैपेसिटर बोलो कितना है 25 अपॉन में पाई माइक्रोफैरेड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आर कनेक्टेड इन सीरीज है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कौन बताएगा 200 वोल्ट क्या है,
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ना, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ की इफेक्टिव वैल्यू, द करंट इन द सर्किट। एक बात सुन लीजिए भाई, किसी भी सर्किट में जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, जितनी उसमें ईएमएफ है डिवाइड बाय में उस सर्किट का अपोजिशन। अरे यार किसी भी सर्किट का करंट क्या होगा ये भी याद कर लो, किसी भी सर्किट में करंट कितना होगा, जितनी उसमें वोल्टेज है अपन जितना बोलो क्या अपोजिशन। अरे यार आप लोगों ने क्या करंट का वी बाय आर फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो बस यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर अपोजिशन बोलो क्या होगा, जेड होगा। तो मुझे तुम बताओ जरा सा बच्चे, क्लास प्लीज, यहां जो इफेक्टिव करंट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी इफेक्टिव करंट की, वो क्या आएगी, जितनी इफेक्टिव वोल्टेज है डिवाइड बाय बोलो क्या अपोजिशन। और मुझे तुम सब बच्चे बताने की कोशिश करो कि इफेक्टिव, वो तो मेरे को पता है ईएमएफ कितनी है बोलो 200, ईएमएफ कितनी है बोलो 200 वोल्ट। प्रॉब्लम है मुझे करंट निकालना है, तो ये पता है मुझे लेकिन जेड नहीं पता, जेड बोलो क्या होगा, आरसी सर्किट का जेड बोलो क्या होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। और जरा बताओ मैं कैसे निकालूंगा इन सबको, तो आर मेरे पास ऑलरेडी है, एक्सी नहीं है, बोलो एक्सी कैसे निकालूंगा, एक्सी क्या होता है, एनी प्रॉब्लम, करो वैल्यू पुट, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी बोलो 50, तो ये 50, सी की वैल्यू बोलो कितनी 25 बाई में पाई, बट मेक श्योर कि आपको पता हो कि वो माइक्रो फैरेड्स में दिया हुआ है, तो 10 की पावर -6 भी आएगा। बोलो कितना आ गया यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल, 25 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा 50 और 2500, तो ऊपर जाके 10 की पावर 6 डिवाइड बाय बोलो कितना आ गया 2500। थोड़ी समझदारी दिखाओ, 10 की पावर 4 बाई में 25 आ जाएगा, क्लियर होता है कि नहीं होता, जो कि आ जाएगा 440 या 400, 400, तो एक्सी आ गया 400 ओम। ओ भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे आ गए, 1/2 पाई न्यूसी था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, कैपेसिटेंस दिया हुआ, एक्सी आ गया, एक्सी आ गया, बोलो जेड निकालो सब बच्चे, जेड बोलो कितना, आर स्क्वायर प्लस में एक्सी स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 300 का स्क्वायर प्लस में 400 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा बच्चों, 500 आएगा, वैसे बहुत इजीली पता लग रहा है ना, वो 25, अब 4 जीरो की 2 जीरो आएंगे, 25 का 5 आएगा, तो 500 ओम हो जाएगा। तो नेट अपोजिशन इन द सर्किट इज एक्चुअली 500 ओम। इफ द नेट अपोजिशन इन सर्किट इज 500 ओम, तो मुझे ये भी पता लग चुका है जेड कितना है। तो मुझे बताओ जरा 200 वोल्ट की ईएमएफ और नेट बोलो कितना 500, सर 2 बाई में 5, 2 बाई में 5 यानी 0.4, कहीं ऑप्शन है, मिल जाएगा। थोड़ी सी समझदारी दिखानी है एलसीआई सर्किट के क्वेश्चंस के अंदर, कुछ भी नहीं होता, जो तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाए उनसे बाहर नहीं लगेगा एक सिंगल फॉर्मूला भी। आपको जैसा क्वेश्चन दिया उसको बस वैसे अप्लाई करने की कोशिश करो। मैंने बताओ यहाँ पर क्या अलग करा है, जैसा पढ़ाया वही तो चीज लगाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे बैठ के। ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा मुश्किल चैप्टर्स आप लोग डील कर चुके हैं ऑलरेडी, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंपेडेंस क्या होता है, उस सर्किट का पावर वेक्टर क्या होता है, उस सर्किट में फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, यही सब तो याद करना है, तो बन जाएंगी बात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है 15वें को, आसान है, बहुत आसान है, बताओ। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करा दूंगा ये, नेक्स्ट में एक हमें फ्रीक्वेंसी वाला इंपेडेंस वाला ग्राफ करना है और एक ट्रांसफार्मर करना है, खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ बोलो नहीं है, ये क्वेश्चन बताओ फिर आए तो बताओ, कितनी कितनी वोल्टेज है रजिस्टर के पास 20, इंडक्टर के पास 15, कैपेसिटर के पास 30। अच्छा किसकी ज्यादा वोल्टेज है कैपेसिटर की, कराया नहीं था मैंने तुम लोगों को, कह रहे पता नहीं सर ये कैसे करते हैं। अरे यार वोल्टेज ड्यू टू रजिस्टर नहीं करवाया, वोल्टेज ड्यू टू ऊपर इंडक्टर होता है, नीचे वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर होता है, सिखाया कि नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। बोलो रजिस्टर में कितनी है बोलो 20, ऊपर बोलो कितनी है 15, नीचे बोलो कितनी है 20, 30। अब बताओ नेट क्या करोगे, अरे ये 30 वो 15, नीचे कितना बचेगा, अरे नीचे 15, इधर बोलो कितनी, अगर दो ऐसे हो तो बोलो रिजल्टेंट कितना आएगा, अरे रिजल्टेंट बोलो कितना आएगा, सीधा निकाल दो कि ई नेट कितना आएगा, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बोलो कितना आया 225 जमा में 400, 625, जो कि किसका रूट होता है,
कितना ऑप्शन है? 25 वोल्ट। तो मेरी एक बात और सुनो, आप कहेंगे सर ये सब देखो वैसे मैंने टेक्निक सिखा रखी, मैंने इससे कराया, अगर तुम्हें टेक्निक याद ना आ रही हो तो तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मुला याद नहीं है कि मैंने ई नेट का डायरेक्ट फॉर्मुला बीच में क्या लिखवाया था? बीच में याद करो ई नेट कैसे निकला था, वी आर स्क्वायर प्लस में वीसी माइनस में वीएल स्क्वायर। नहीं आ रहा है कुछ भी याद सर? नहीं आ रहा है याद? तो बताना जरा, अगर डायरेक्ट फॉर्मुला याद है और करके डायरेक्ट फॉर्मुला याद है तो बोलो कितना, 20 का स्क्वायर प्लस में 30 माइनस 15। अगर गलती से तुमने वीएल माइनस वीसी भी लगा दिया तो भी वही आएगा आंसर, क्योंकि वो स्क्वायर होना है यहाँ पर। रितिका नहीं आ रही बात सुनने? तो वीसी माइनस वीएल 15 आएगा, बोलो 15 का स्क्वायर, फिर से आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो सेम तो आ रहा है। अच्छा एक और जरूरी चीज, एक वन मोर थियोरेटिकल क्वेश्चन क्लास, आप लोगों ने अभी तक बचपन से क्या पढ़ा था? अगर तीन चीजें सीरीज में लगी हो तो तीनों की वोल्टेज का सम नेट वोल्टेज के बराबर आता है। इधर तीनों की वोल्टेज जोड़ो, 20 15 और 30 कितना आएगा बोलो, 65। और नेट वोल्टेज कितनी आ रही है, 25। ये तो कोरिलेशन होगा किसी चीज का। कुछ कह रहे, पता नहीं क्या पूछ लिया। पहले तो तुम्हें पहले ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जब तीन चीजें सीरीज में लगी होती हैं तो उन तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो नेट वोल्टेज के बराबर होता है, जैसा हमने रेजिस्टर्स के केस में पढ़ा था। बट यहां पर जो तीनों एलिमेंट्स में वोल्टेज गई उनका सम नेट वोल्टेज के बराबर नहीं आ रहा, तो क्या होगा उससे? देखिए आप इसमें ये बोल सकते हैं कि सर वहां जो वोल्टेजेस होती थी ना वो सारी सेम फेस में होती थी, बट यहाँ जो वोल्टेजेस है वो सेम फेस में है ही नहीं। आप वहां पर वेक्टर भी ले लोगे तो भी जुड़ेगा आशीष, क्योंकि वट एवर आप, लेकिन एक बात बताओ ना, अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो पहले वाले की वोल्टेज अगर ऐसे है तो दूसरे की भी ऐसी है, तीसरे की भी ऐसी है। अगर तो वेक्टर भी ट्रीट कर लेगा तो भी क्या आएगा, नेट सम करना पड़ेगा। हाँ मैं वही तो चीज कह रहा हूँ ना, अगर हम क्लास क्लास प्लीज, रेजिस्टिव सर्किट्स के अंदर आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास तीन रेजिस्टर हैं तो तीनों की जो वोल्टेज होगी वो तो इसी फेस में होगी ना, तो जुड़ जाएंगे सारे के सारे। बट याद करें कि अगर मेरे पास रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर है तो रेजिस्टर की वोल्टेज अगर इस फेस में है तो इंडक्टर के ऊपर है, कैपेसिटर के नीचे है, तो हम बोलेंगे क्योंकि सारी वोल्टेजेस सेम फेस में नहीं है इसलिए हमारा जो नेट वोल्टेज आता है वो इन सबके सम के बराबर नहीं आता। जैसे कि कोई आपको अगर ये बोल देता है 11th क्लास के अंदर, तुम झट से जवाब दे देते कि क्यों 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिला के जरूरी नहीं है कि 20 ही बने, बोलो क्यों? 10 और 10 मिला के 20 जरूरी नहीं मिलना। अगर सर 10 और 10 सेम डायरेक्शन में तो मिल जाएगा, बट अगर 10 और 10 ऐसे तो नहीं मिलेगा सर। 10 और 10 तो कैंसिल होकर 0 भी हो सकता है सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप यही बोलेंगे कि क्योंकि सर द वोल्टेज ड्रॉप्स इन द रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉट ऑल इन द सेम फेसेस, सारे सेम फेस में नहीं होते, एक इधर है तो एक ऊपर है एक नीचे, सेम फेस में नहीं होते। दैट्स व्हाई द नेट वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस इनसाइड द रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। आप ये एमटीजी पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन दी जाएगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं वो लिखा भी होगा यहां पर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा बस, खत्म करूंगा उसके बाद क्लास को। देखो ये रहा, इन द सर्किट y इज द RMS वैल्यू ऑफ द नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज की जो वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? कर पाओगे आंसर? क्योंकि सारे एलिमेंट्स, देखो मैं बताऊं बच्चों, अभी मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन करा रहा हूं। जब हम फाइनल्स में तैयारी करेंगे ना, फाइनल्स के एग्जाम के लिए, हम ऐसे नहीं करते हैं। फाइनल्स में हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से और ऐसे लगातार बनाते चलेंगे एक क्लास के अंदर। एक क्लास में हो सकता है हमसे 40 क्वेश्चन बन जाए, 30 क्वेश्चन बन जाए, जितने भी बनेंगे उतने तक हम रोक देंगे। 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने बनाएंगे। आप पहली बार मुझसे बनेंगे, अगली बार तो बना पाओगे। एक बार क्लास में मैं करवा दूंगा सारे सारे क्वेश्चन, फिर तो आ जाएंगे। अब जो जो कर लिए वो भी नहीं आए समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये रहा 10th क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। एक डिवाइस एक्स है, उसको एसी सोर्स से लगा रखा है। बच्चों प्लीज, एक डिवाइस एक्स है, कौन सा डिवाइस है पता नहीं, उसको एसी सोर्स से लगा रखा है। 3 ग्राफ बनाए उसने, ए, फोकस करो पहले ग्राफ्स में, ए बी और सी डॉटेड से बनाया है। अब आपसे वो एक बात पूछता है, ईएमएफ इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले तो कह रहा है एक्स को आइडेंटिफाई करो, तुम्हें ही करना है। अभी सुनो, लेकिन पहले तुम एक काम करो, सारे बच्चे एक बात छोड़ो और एक बात को समझो कि ए क्लास ए बी सी 3 चीजों को इंडिकेशन दे रहा है, बोलो कौन कौन सी?
वोल्टेज, करंट और पावर। वोल्टेज, करंट, पावर नहीं बता रहा कि कौन किसको। विच ऑफ द कर्व ABC रिप्रेजेंट द, ऐसे मत मान लें कि ये वोल्टेज को, बी करंट को, सी पावर को आंसर दिया हुआ है। आंसर नहीं दिया हुआ, पूछ रहा है इन तीनों कर्व में से कौन सा वोल्टेज है, कौन सा करंट है, कौन सा पावर है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, सारे जवाब मिल जाएंगे। ए वोल्टेज है, चलो मान लेता हूं तुम जो बोल रहे हो। ए वोल्टेज है, आगे बोलो। सी पावर है, अच्छा बी पावर है। तो मेजॉरिटी यही आवाज कर रही है भाई। और कोई बच्चा चेंज करना चाहे? हाँ भाई आशीष बोल भाई, यही है। यूं को कर रहा है, कौन बच्चा बताएगा? सबका यही है, सबका गलत हो रहा है पेपर बोर्ड में क्वेश्चन। अब लो चेंज करो, चेंज करो, सबका गलत हो रहा है। ए पावर है, ए पावर है, बी वोल्टेज है। अब सही है? चलो मैं अब इसको क्लैरिफाई करता हूं। आप थोड़ा सा याद करो, अभी कोई चेंज करना चाहता है मुझे बता दो भाई। ये दोनों, ए करंट, ये आंसर बढ़िया है। अब चेक करते हैं कि आप सबने मिलके क्वेश्चन करा और तीन ऑप्शंस दिए, तीनों सही भी है कि नहीं, है ना। तो मुझे तुम ये बताओ, हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन है वो क्या है इस क्वेश्चन में? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जितने भी ई नॉट साइन ओमेगा टी के वेरिएशंस हैं, आप लोग जानते हो कि वो वेरिएशन कैसे चलता है, ऐसा चलता है। और ऐसे में आप लोग जानते हो कि ये जीरो होता है, ये पाई फेज होता है, और ये बोलो कितना होता है, 2 पाई। क्या भूल गए हो आप लोग ये वाली बात? तो एक बात तो पक्की है, 2 पाई फेज तक ईएमएफ जो है वो एक ही ऑसिलेशन लेता है। जिन भी बच्चों ने ये वाला ऑप्शन मेजॉरिटी में सही करा है, क्या आप याद करो ना, 0 से 2 पाई में ईएमएफ ने 2 बार ऑसिलेट करा था क्या? क्या पाई तक वो एक ऑसिलेशन ले चुका होता है क्या? तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा शुरू में। क्यों भाई? क्योंकि ए वोल्टेज नहीं है। ए वोल्टेज समझ में आ गई? पहली बात समझ में आ गई? अरे नहीं आया समझ में? तो आपका कौन सा ग्राफ वोल्टेज का लग रहा है? सर मुझे तो बी लग रहा है। मुझे तो कौन लग रहा है बोलो? सर बी है पक्का, ध्यान से समझिए क्लास। जो बी है वो 0 से शुरू हुआ, पाई पे ऐसा हुआ, 2 पाई पे ऐसा, ऐसा ही तो ग्राफ पढ़ा आपने, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसका भैया इक्वेशन दिया हुआ था, उसका ग्राफ तुमने 10 बार पढ़ा इस चैप्टर में। तुम्हें सबसे पहले वो बी ही दिखना चाहिए था। ए वाला ग्राफ गलती से आप कैच कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि लगता है वो शुरू में वोल्टेज लगती है, बट वो वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज क्या पाई 2 पाई तक 2 बार ऑसिलेट करती है? नहीं सर, एक बार करती है। अगर एक बार करती है तो मैं क्या बोलूंगा? सर वो तो भैया कौन सी वाले, वो बी है। तो बी वाला वोल्टेज है। देखते हैं किसका सही जाएगा, किसका सही जाएगा, देखते हैं। बी तो वोल्टेज है सर, बी तो वोल्टेज। अब एक का तो सही जाना है, ये तो पक्की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं करंट की। अगर आपको याद आए ना, करंट कहीं भी हो, करंट भी ऑसिलेट एक ही बार करता है। करंट भी ऑसिलेट, ऐसा 2 बार तो मैंने किसी को ऑसिलेट ही नहीं कराया, और किसी का ग्राफ जिसका मैंने नहीं कराया वो है पावर। समझ में आ रही बात? ऐसा 2 बार ऑसिलेशन सिर्फ कौन लेता है बोलो? पावर। करंट और ईएमएफ दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। एक बात मत भूलिए, ईएमएफ का इक्वेशन बोलो क्या? ईएमएफ का इक्वेशन बोलो क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा ओमेगा दोनों में बोलो क्या है? सेम। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है? दोनों का फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है? अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो फोकस करो कि जितना बार ये ऑसिलेट करता होगा ईएमएफ, उतना ही ऑसिलेशन बोलो कौन लेता है? वो करंट। तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है, बिल्कुल इसने एक ही बार ऑसिलेट करा है, बोलो डॉटेड वाली लाइन क्या होगी? करंट होगी। इसका मतलब जो सी वाला ग्राफ है बोलो वो क्या है? करंट है। और ए वाला बोलो कौन है बच्चों? पावर है। क्योंकि ये सबसे अनयूजुअल है इनके बीच में। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला बोलो कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। मतलब सेकंड वाला बच्चों ने सही करा है, जिन्होंने भी करा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक्स कौन है? एक्स कौन है यहाँ पर? अरे बादल, एक्स कौन है? ऑब्वियसली बात है सर, मुझे ईएमएफ जो बनना शुरू कर रही है, करंट ऑलरेडी पाई बाय 2 फेज पे है। सर करंट लीड कर रहा है। करंट लीड करता है किस वाले सर्किट में? कैपेसिटिव। सर दिस इज अ कैपेसिटिव सर्किट। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद हाउ डज इट्स इंपेडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी? इसका इंपेडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा? सिंस इट्स अ कैपेसिटिव सर्किट सर, उसका जो इंपेडेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। वेरी करने का तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूं, ऐसा बनेगा। obtain the expression for the current in the circuit in the phase relation with the AC voltage। करंट का आपको इक्वेशन बनाना है which is equal to I naught sin omega t plus pi by 2। वो इक्वेशन बनानी है आप लोगों को। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, कहीं भी आएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आइडेंटिफिकेशन हो पा रही है। तो यही मैं कह रहा हूं, जब हम प्रॉपर तरीके से एमटीजी को उठाएंगे ना क्लास के अंदर, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट वैसे ही करें कि हाँ कर लिया एनसीईआरटी वाला, जब ऐसे क्वेश्चंस बना लेंगे ना उन कॉन्सेप्ट पे, 10 10 20 20 क्वेश्चन बन जाएंगे हर कॉन्सेप्ट पे, तब तुम्हें उस पर क्लैरिटी आएगी एग्जैक्ट क्या है। वो भी फर्स्ट टर्म में नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे ही सिलेबस हमारा पूरा होगा हम लोग उसको करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर लोगे? अब फिनिश करें? देखो वो इन्होंने वेरिएशन में हो सकता है वैसे, क्योंकि आपका जो आई है ना वो अगर ई बाय आर है और आर की वैल्यू मान लो 1 से छोटी है, तो आई बड़ा भी हो सकता है ना, और 1 के बराबर ही है तो आई और ई बराबर भी हो सकता है, और छोटा है 0 पॉइंट कुछ है तो बड़ा भी हो सकता है करंट। लेकिन जनरली रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 से बड़ा ही होता है किसी का भी, तो करंट हमेशा नीचे बना रहे थे, करंट हमेशा हम हमेशा नीचे बना रहे थे, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि नीचे ही बनेगा, जरूरी नहीं है। अगर रेजिस्टेंस, मैं ये बोल रहा हूँ किसी का रेजिस्टेंस अगर 0.1 ओम हुआ तो करंट कितना आ गया? 10 ई भी आ गया यार, आ सकता है, था पॉसिबल, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट इन द जनरल सिनेरियोज करंट हमेशा ईएमएफ से कम आता है, बस वो इसलिए हम नीचे बना रहे थे, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए एक बात तो पक्की है, उसकी इक्वेशन ऐसे दिया हुआ तो इसका ही वेरिएशन ऐसे जीरो से जाएगा, समझ रहे हैं बात को? करंट वाला ऐसे हो गया, पावर वाला ऐसे हो गया, एलिमिनेट करो कि कौन सा वाला क्या नहीं हो सकता, अपने आप मिल जाएगा कौन सा वाला हो सकता है। जरूरी है करंट। अबे वो तो ऐसे बना रखा है ना सारी, अगर वो